महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। जैसे दमोह में हम लगभग 25,000 गाय की बना रहे हैं, क्योंकि जमीन की उपलब्धता है। हम इसमें सिर्फ काम करने के लिए जमीन दे रहे हैं, ना उसको लीज दे रहे हैं, ना उसको कुछ दे रहे हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्रामीण इलाकों की आत्मा गाय में। और हमारे साथ आज चर्चा के लिए पशुपालन मंत्री मध्य प्रदेश के लखन पटेल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंत्री जी, इससे पहले हम जब आपसे मुखातिब हुए थे तब आपने एक बड़ी बात कही थी और ये कहा था कि अब मध्य प्रदेश में सड़क पर गाय नहीं दिखेगी। अब 1.25 साल का कार्यकाल है, कितने कदम आगे बढ़ सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आज हमारे प्रदेश की या देश की कई राज्यों में ये बड़ी विकट समस्या है निराश्रित गौवंश की। और इस पर मैं जब से इस विभाग का मंत्री बना तब से लगातार प्रयास कर रहा, लगातार लोगों से चर्चा कर रहा, लगातार लोगों के सुझाव ले रहा। और मैंने तो कई बार अपने भाषणों में भी कहा है कि इस समस्या के निदान के लिए जिसके पास जो सॉल्यूशन हो वो मुझे लिखित में भी दे सकता है, मुझे फ़ोन पर भी बता सकता है। और धीरे धीरे मैं अगर कहूँ कि मैंने हज़ारों लोगों को सुना है, हज़ारों लोगों के विचार लिए हैं, उनसे मंथन करके एक चीज़ सामने निकाली है, वो है स्वावलंबी गौशाला। और स्वावलंबी गौशाला जो हमने अभी योजना चालू की, लागू भी कर दी। हमने प्रदेश में अभी 28 जगह नाम चिन्हित किए थे। 28 जगह से हमारे पास अभी लगभग 20 जगह की ज़मीनें आवंटित हो गई, जो लगभग 4,000 एकड़ के आसपास ज़मीन है। और बाकी भी हमारी आवंटन की प्रक्रिया चल रही है लगातार। हमने लगभग 13 जिलों में 14 जगह अभी हमने टेंडर भी जारी कर दिया, जिसकी तारीख आने वाली 30 तारीख आखिरी तारीख है कि 30 तारीख तक लोगों के आवेदन आ सकेंगे जो भी इसको चलाना चाहता है, क्योंकि ये पीपीपी मॉडल में है। इस पर बहुत विस्तार से न जाएं तो ठीक होगा, क्योंकि गाय को हम व्यवस्थित करना चाहते हैं, विस्थापित करना चाहते हैं सड़क से हटा करके, और उसको एक बहुत अच्छी जगह रखना चाहते हैं। तो उसका एक मॉडल जो बनाया हमने, स्वावलंबी गौशाला गोकुल धाम। तो गोकुल धाम उसको इसलिए कहा कि गाय वहाँ पर व्यवस्थित और स्वस्थ और अच्छे से विचरित भी कर सके और अच्छे से रह सके, जिसका ख्याल रखा जा सके, उसको गोकुल धाम कहा है। और वहाँ पर हम मिनिमम 5,000 एक गाय की ये गौशाला हुई, कम से कम। अधिकतम इसमें कोई सीमा नहीं है। 25,000, हम जैसे दमोह में हम लगभग 25,000 गाय की बना रहे हैं, क्योंकि ज़मीन की उपलब्धता है। 130 एकड़ में कम से कम 25 गोकुल धाम गौशाला है, 25,000 गाय रहेंगी। 25,000 तक मतलब जैसी जमीन उपलब्ध होगी जहाँ, उतनी वहाँ पर गौशाला में गाय रख सकेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि 130 एकड़ ज़मीन अगर हम उसको आवंटित करेंगे तो वहाँ 5,000 गाय वो रख सकेंगे। और मान लो हमने 130 की जगह 25 और जोड़ दे, 155 एकड़ 160 एकड़ दी, तो उसको 1,000 गाय और रखना पड़ेगी वहाँ पर। ये हमने उसमें बाध्यता की है कि 25 एकड़ पर 1,000 गाय आपको रखना पड़ेगी। 25 एकड़ हमने इसलिए किया उसको तो वहाँ पर वो CNG प्लांट भी लगाएगा, गोबर गैस भी बनाएगा, उसके साथ साथ सोलर भी लगाएगा, उसको चारा के लिए भी जगह होगी, उसको शेड बनाने के लिए जगह होगी, उसको रखने की जगह होगी, उसके साथ साथ वो उसमें सोलर प्लांट लगाएगा, साथ में ब्रीडिंग का काम भी करेगा। ये सारे काम वहाँ करेगा तो उसको जगह चाहिए। तो हमने 1,000 पे 25 एकड़ ज़मीन का किया, जिसमें मिनिमम लेकर हम उसको 125 एकड़ 130 एकड़ इसलिए रखा है कि 5,000 से कम की हम ये नहीं बना रहे। हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो देखा है कि जो गौशाला की प्लानिंग थी इसलिए थी कि सड़क से गाय हटे, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। आपको लग रहा है कि जो आप नया फॉर्मूला लाए हैं, स्वावलंबी गौशाला, जिसे आप गोकुल धाम गौशाला भी कह रहे हैं, क्या इसके बाद मध्य प्रदेश में सड़क पर गाय नहीं दिखेगी? मुझे पूरा विश्वास है और पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जिन जिन जिलों में ये बनकर तैयार हो जाएंगे, देखिए बड़ा काम है ये। एक गौशाला में लगभग 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ की लागत है, और ये सब पीपीपी मॉडल है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इसको हमने व्यावसायिक बनाया है। व्यावसायिक इसलिए बनाया कि लोग अपना जो लागत लगाएं उसको कैसे जनरेट करेंगे। तो मैंने जैसे 4-5 चीज़ें कही कि वहाँ वो CNG बनाएगा, उससे पैसे मिलेंगे। उसके बाद खाद बनाएगा, अच्छी जैविक खाद बनाएगा, उससे पैसे आएंगे उसको। सोलर लगाएगा, उससे पैसा मिलेगा उसको। उसके बाद ब्रीडिंग करेगा, उससे पैसा मिलेगा उसको। उसके साथ साथ वो दुधारू पशु भी वहाँ 30% रख सकता है। तो ये सारे मॉडल को सोच करके बनाया गया है कि जो आने वाले इन्वेस्टर आए। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोग हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हमारी योजना से जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पूरे के पूरे आवेदन हमारे पास आ जाएंगे।
हर योजना की बात करें तो उसके दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं आ ही जाएगा कि देखिए बड़े सस्ते दामों में गौशाला के नाम पर जमीन दे दी गई, जमीन की बंदरवाट कर दी गई। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? नहीं, जमीन दी नहीं है मैंने जी। इस योजना में सब इसकी खूबसूरती यही है, हमने जमीन दी नहीं है उसको, हमने सिर्फ काम करने को जमीन दी है। ये हमने पहले दिमाग में रखा था कि कुछ नहीं होगा तो हमारे मित्र वर्ग तो कुछ आ ही जाएंगे ये कहने कि आपने जमीन लुटा दी, 4 सन की इतनी जमीन दे दी। हम इसमें सिर्फ काम करने के लिए जमीन दे रहे हैं, ना उसको लीज दे रहे हैं ना उसको कुछ दे रहे हैं। उस एरिया को उसको सिर्फ काम करने, मतलब गौशाला बनाने, गौशाला गौ को चराने, चारा उत्पादन, ये सारे काम करने के लिए अनुमति दे रही है उसको। हम दे नहीं रहे उसको, और कोई राइट नहीं है उसका, यूजर राइट है, ओनली यूजर राइट। गाय से आगे चलते हैं। चूंकि पशुपालन विभाग की बात करें तो एक बड़ा दायरा है, और ये भी सरकार की ओर से दावा किया गया था कि ना सिर्फ खेती बल्कि जो पशुधन के जरिए भी तमाम आमदनी होती है, इस आमदनी को भी 2 गुना कर दिया जाएगा। इसमें भी कितने कदम आगे चले हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के जैसा मानना है और कहना है कि किसान की आय मुझे दुगनी करना है। मैं इस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को कहता भी हूँ कि जब तक किसान की आय दुगनी करना है तो आज के समय पर, मैं किसान हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस चीज़ों को, उत्पादन कहाँ से कहाँ पहुँचा। लेकिन मुझे अब लगता है कि एक जगह जाके रुक गया। रुक इसलिए गया कि मैक्सिमम पे हम पहुँच गए। आज गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ नॉर्मल तौर पे 20-22 कुंटल होता है एकड़ में, जो पहले कभी सारे फार्मूले लगा दिए गए। इसमें जैविक फार्मूला, सब रासायनिक फार्मूला, जितना हो सकता है मैक्सिमम पर हम पहुँच गए। अब उसकी आय अब इसके बाद उसकी आय बढ़ाना है तो हमारे पास क्या चारा है? हमारे पास एक उपाय है जो है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन। उससे हम किसान को जोड़ करके उसकी आय बढ़ाने का काम करेंगे। तो उसमें भी हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई है जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। उसके तहत हम किसान को 25 गाय भैंस से लेकर के 200 तक हम दे सकते हैं उसको, और उसमें सरकार बाकायदा अनुदान भी देगी। SC और ST के लिए 33% अनुदान, और जनरल और OBC के लिए 25% अनुदान। और वो 25% अनुदान की अगर हम राशि में बदल दें तो अगर कोई आदमी 200 गाय या 200 भैंस ले रहा है तो उसकी यूनिट लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर होगी। और उसका अनुदान की अगर हम बात करें तो लगभग 40-42 लाख रुपए का अनुदान उसको शासन के द्वारा दिया जाएगा। और उसको हम अकेले उसको बना के छोड़ नहीं देंगे, उसको हम जोड़ रहे हैं सांची के साथ। और सांची के साथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि उसको ना दूध लाने की परेशानी हो, ना ले जाने की परेशानी हो, ना बेचने की दिक्कत हो। हमारा आदमी वहाँ कलेक्शन करेगा, वहाँ से उसको वहीं पेमेंट करेगा, वहीं उसको अगर गाय भैंस के लिए चारा दाना जो चाहिए उसको वहीं उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि हमारी सांची खुद भी उसका दाना पानी बनाती है। साइलेज की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, चूँकि हमने प्रयोग करा अपने डेयरी स्टेट में कि साइलेज अगर हम देते हैं तो गाय का दूध रोज़ प्रतिदिन दिन भर में 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर तक बढ़ गया और लागत कम हो गई। ये हमने प्रयोग करके इसको किया। तो अब हम किसानों तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप साइलेज देंगे तो आपको दोनों साइलेज बताए खाने का हरा चारा है जिसको हम पैक करके रख लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों को तो नाम ही मालूम नहीं होगा साइलेज क्या भला है। तो ये हम नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है गाय नहीं, को? कोई जैसे हम फर्टिलाइजर लाए खेती के लिए, नहीं। तो ये गायों के लिए कोई साइड इफेक्ट तो इससे नहीं है? चारा है, जैसे मक्का है, मक्का लगी हुई तो हरी मक्का को काट करके और उसको क्रैश करके, मतलब उसको चारा मतलब बना के क्रैश करके और पैक कर दे, तो एयर टाइट पैक कर दे, जिससे वो 18 महीने तक खराब नहीं होता। बस उसकी ये कि एक अगर बंडल खोला आपने तो उस बंडल को 4 से 5 दिन में उसका उपयोग हो जाना चाहिए। आपने सांची का जिक्र किया है। बड़े जोर शोर से कहा गया था कि मध्य प्रदेश का जो दुग्ध उत्पादन का पूरा डिपार्टमेंट था ये तो केंद्र के हाथ सौंप दिया गया। सरकार का ये तर्क था कि हम मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर ये विकल्प हमने चुना है। क्या रिजल्ट रहे हैं? अब जब मध्य प्रदेश का जो सांची डिपार्टमेंट के लोगों की प्लानिंग की गई थी, हम उसमें कितने सफल हो पाए? देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही बात कही। लोगों को बड़ी गलतफहमियां इस बारे में थी। पहले भी मैंने अपने बड़े स्पष्टता से इस बात को कहा था। फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सांची को जो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो हमारा है, मतलब भारत सरकार का है, भारत सरकार का, उसको हमने एज ए एडवाइज़र, अगर हम उसकी बिल्कुल देशी भाषा में कहें, एक्सप्लेन करें कि क्यों दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसको एक एडवाइज़र के रूप में
एक एक्सपर्ट के रूप में हमने उनको ये दिया है कि आप इसको संचालित करिए और बेहतर करके दीजिए, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का अभी दूध कलेक्शन जो था लगभग 10 लाख लीटर प्रति दिन था। मतलब फ्लक्चुएट का एवरेज जो हमारा आता था करीब 9 लाख रुपए का पर डे के हिसाब से एवरेज आता था। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी ने हमें लक्ष्य दिया कि इसको 10 लाख से बढ़ा करके 50 लाख प्रतिदिन करो आप इसको। तो अब उसके लिए योजना हमने मतलब एनडीडीबी के द्वारा योजना बनाई गई है कि इसको 50 लाख हम कैसे ले जाएंगे। अब जहाँ तक उपलब्धि का सवाल है तो अभी मात्र 4 महीने उसको हुए, अप्रैल के महीने में स्थानांतरित हुआ था। अब देखिए कोई भी नया जब हम कोई काम करते हैं तो समय लगना तो तय है, और उसकी योजना, उसको बनाना, उसको धरातल पर उतारना, कागजों पर योजना बनाना एक अलग विषय है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना एक अलग विषय है, बड़ा चैलेंज है वो। तो उन्होंने काम शुरू किया है। हमारे पास समय समय पर जानकारी भी आती है, समय समय पर वो हमको एडवाइस भी लेते हैं। तो वो तो काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने लक्ष्य लिया है 50 लाख लीटर प्रतिदिन हम कलेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मार्केटिंग का जहाँ तक प्रश्न है तो मार्केटिंग हम मध्य प्रदेश में तो बढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ मार्केटिंग हम बाहर, मध्य प्रदेश से बाहर भी इसको ले जाने का काम करेंगे। उत्पाद भी नए नए हम बनाने का काम करेंगे जिससे कि लोगों तक हमारा ब्रांड नीचे तक पहुंचे। वैसे आपने पता नहीं यूज़ किया सांची के ब्रांड को, कोई नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सांची का ब्रांड यूज़ करोगे और दूसरे ब्रांडों से आप कंपेयर करोगे, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको साफ स्वाद में समझ में आ जाएगा कि सांची का ब्रांड कितना है। जैसे हमारा पेड़ा है सांची का, इतनी डिमांड है उसकी कि रोज़ बनता है, रोज़ पूरा बिक जाता है, और रेट वाइज भी कम है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं मतलब पर्टिकुलर एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं। मैं तो चाहता हूँ आपको टेस्ट भी कराऊंगा और आप मार्केट में भी उपलब्ध है, तो आप देखेंगे कि उसके कारण लोगों में जागरूकता भी आएगी और हम इसका मार्केट भी बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप वो फोकस कर रही है, सरकार फोकस कर रही है कि दुग्ध उत्पादन बढ़े मध्य प्रदेश में। हालांकि ये आपके विभाग का विषय नहीं है, लेकिन जब भी त्योहारी सीजन आता है तो एक सवाल उठ जाता है कि मावा है मिलावटी है, मिठाई है मिलावटी है, और एक ऐसा मार्केट में कहें कि घर घर एक मैसेज बन गया है कि त्योहार सीजन हो तो मावा से दूरी बना लें, मिठाइयों से दूरी बना लें। ये जो एक मानसिकता बन गई है, क्या इसमें कोई सच्चाई है और इसे दूर कैसे करेंगे? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये माहौल जो ये मार्केट में ये बात आई है ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके का भाव तैयार हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा बहुत कई जगह, ये मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ, कई जगह नकली दूध भी पकड़ा गया, कई जगह नकली मावा भी पकड़ा गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये हमारे विभाग के द्वारा नहीं होती है, दूसरे विभागों में, नगर पालिका के जो फूड वाले हैं वो हैं, नगरीय निकाय है या अपने मेडिकल वाले हैं। तो ऐसा कोई फार्मूला लाएंगे कि सांची के टैंकर में कभी कोई मिलावट ना हो? नहीं, बिल्कुल जो उसकी फैट की सीमा है बिल्कुल तय हो, बिल्कुल तय हो रहती है। और जब हम दूध लेते हैं उसी समय टेस्ट कर लेते हैं। जब हमारे पास कलेक्शन आता है, जैसे हम इसका अगर एक उदाहरण दें कि एक गाँव में हमने कलेक्शन सेंटर लगाया जिसको हम BMC कहते हैं, लगाया उसको। अब वो अगर वहाँ उस गांव के या आसपास के गांव के लोग दूध लाते हैं, तो जब हम दूध लेते हैं तो उसी समय उसका टेस्ट कर लेते हैं और उसको फिर उसमें मिक्स करते हैं कि उसका कितना फैट है। नहीं तो हम कैसे तय करेंगे आपका रेट क्या है? उसी समय हम तय कर लेते हैं फैट परसेंटेज क्या है, इसका वजन कितना है, कितने लीटर है, और फिर हम उसको मिलाते हैं। और जब पूरे गाँव का एक समय तक आता है, उसके बाद वो उससे, और हमारे जो टैंकर हैं उसमें जब, और अच्छा जब वो टैंकर में लेते हैं तब भी उसको टेस्ट करके लेते हैं, टैंकर में ट्रांसफ़र करते हैं उसको, तब भी टेस्ट करके ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे क्वालिटी बनी रहे और उसमें कहीं गड़बड़ी हो तो तुरंत वो मिक्सिंग होने से पहले, मतलब जब ट्रक में जाने से पहले, टैंकर में जाने से पहले वो चेक हो जाए। मेरा ये सवाल है, ये आपके विभाग के मंत्री हैं इस नाते नहीं है, इस नाते है कि आप एक किसान हैं, आपके घर भी गाय होगी, आपके घर भी दुग्ध उत्पादन होता होगा। क्या सोचते हैं एक किसान के नाते कि पशुधन गाय के जरिए जो इकोनॉमिक कंडीशन है, किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उसमें कितना फिट मानते हैं आप कि हाँ एक विकल्प ये भी है खेती से हटकर कि पशुधन के जरिए भी आय दोगुना कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन कर सकते हैं? एक किसान के जरिए आपके मन में क्या है? निश्चित रूप से मैंने पहले भी इस बात को कहा है जी। फिर आपको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। आप मालवा के किसान को देखिए, हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमेशा एक बात आती है कि मालवा का किसान एडवांस है, ऐसा एक भाव बना हुआ है पहले से। और उसका अगर मैं कारण देखता हूँ
तो एक कारण, आप भी कभी जाएंगे तो आप कभी इसको ऑब्जर्व करना, गांव में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर अच्छे घर के सामने या किसी भी किसान के घर के सामने आपको एक दो भैंस या एक दो गाय बंधी दिख जाएगी। अब वो उसके दो कारण हैं। एक तो किसान चाहता है कि हमारे यहाँ शुद्ध दूध और घी हमको खाने को मिले, तो वो एक उससे मिलता है। दूसरा, उससे अगर मान लो उसने दो गाय या दो भैंस पाल रखी हैं, तो अगर 5-7 लीटर दूध भी उसने रोज बेचे, 200-300 रुपये उसके पास रोज नगद आता है। गांव में किसान का अगर 200-300 रुपये उसके घर में रोज आ जाए तो उसके सारे बाहरी खर्चे जो हैं वो सारे निकल आते हैं। तो अब अगर हम उसको टोटल साल में देखें तो वो निश्चित रूप से अगर उसने पूरे साल को दूध उत्पादन ने चला दिया तो उसके कितने पैसे बच गए। आपकी तो बातचीत होगी, गांव में आप रहते ही हैं। अरे मैं तो गांव का हूँ, मेरे यहाँ तो बचपन से जब से पैदा हुआ, जब से क्या जो पशु पालक किसान है क्या सोचता है वो? यही सोचता कि एक गाय भैंस होने से हमारे घर का दिन भर का रोजमर्रा का खर्चा चल जाता और जो बाकी चीज़ होती बचत में आ जाती। तो निश्चित रूप से ये उसकी आय को बढ़ाने का काम तो करता ही है। कई बार मैं तो इस बात को भी कहता हूँ कि लोग कहते हैं गौ पालन। अभी यहाँ आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे विभाग का नाम अभी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गौपालन, पशुधन एवं डेयरी किया गया है, जिसका फाइल चल रही जो हो जाएगी। अब गौपालन को अगर हम कहें हम गाय पालने को, तो मैं तो उल्टा कहता हूँ कि गाय हमें पाल रही है। गाय कैसे पाल रही कि हम उसको अगर गाय को अपने पास रखते हैं तो वो रोज़ मुझे 200, 300, 400 रुपये दे रही, तो मुझे ही तो पाल रही है वो। मैं गाय को कहाँ पाल रहा हूँ? उसी के पैसे से उसको खिला रहा हूँ, उसी के पैसे से उसको दाना दे रहा हूँ, उसी के पैसे से उसको पानी पिला रहा हूँ, उसी के पैसे से उसको मजदूरी सेवा कर रहा हूँ उसकी। तो गाय हमें पाल रही कि हम गाय को पाल रहे हैं? बिल्कुल, गाय हमें पाल रही है, लेकिन हम पूरे देश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, सियासत का केंद्र तो गाय है। देखिए, गाय को लेकर अभी हम ताजा बयानों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 0 GST है। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी हो, चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ हो, गाय हमारी आस्था का विषय है। गाय हमारी राजनीति का विषय नहीं है, हमारी आस्था का विषय है। हम उसको गौ माता कहते हैं और हमारे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इसको अपना सब कुछ मानते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग गाय कहीं दिख जाती तो उसको नमन किए, प्रणाम किए बिना जाते। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह से गाय को, आपने देखा होगा रोज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो आता है, रोज़ सुबह उठने से पहले मैंने तो देखा है कि 7-7:30 बजे तैयार हो करके और वो सबसे पहले गौशाला में जाते हैं। अपना नाश्ता करने से पहले गौ माता को रोटी खिलाने, उसको दाना खिलाने गौशाला में जाते हैं। उसके बाद वो खुद नाश्ता पानी करके बाहर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी लोगों को दिखने लगा, लेकिन वो पहले से करते आ रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं, हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी, मैं कितने सालों से दिख रहा हूं उनको, गौ माता को बिना रोटी खिलाए वो घर से बाहर नहीं निकलते। कांग्रेस ने भी मुद्दा उठा दिया है, GST 0% है। देखिए, कांग्रेस तो मुद्दा विहीन पार्टी हो गई, तो उनको कुछ नहीं मिला तो 0 GST। अरे उसके बारे में समझ तो लेते, उसके बारे में पहले जानकारी तो ले लेते। भाई मध्य प्रदेश में जब 2004 से बैन है जो चीज़, तो GST लिखना लगना तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। GST तो किसी चीज़ में तभी लगेगी ना जब वो होगी, वो चीज़ ही अस्तित्व में नहीं है। 2004 से यहाँ पर कोई गौ कसी का काम ही नहीं हो रहा, गाय के लिए कोई अलाउ नहीं किया। गाय टोटली गाय को काटना टोटल प्रतिबंधित है और उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। हमने तो अभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने अभी एक और बड़ा बदलाव कर दिया। अगर कोई गाय को ट्रांसपोर्ट करते हुए कोई वाहन को ले जाते पकड़ा जाएगा, तो पहले क्या होता था, वाहन तो छूट जाता था, गाय को उतार लिया, गाय को कहाँ ले जा रहे हैं आप, कैसे उसको व्यवस्थित रखें। पुलिस वाले भी पकड़ देते थे, वो भी 2-4 दिन रख के छोड़ देते थे कि हम ले कहाँ जाएँ इसको। तो अब ये बात हमने उस वाहन को ही रास्ताज करने की व्यवस्था कर दी। अब कोर्ट को अधिकार नहीं, जो पहले कोर्ट सुप्रतनामा दे देता, छोड़ दिया, हमने कानून बदल दिया कि अब इसको रास्ताज करने का काम कलेक्टर करेगा। तो अब हम तो इतने कड़क कानून बना रहे हैं कि कोई भी इसको आने वाले समय में कोई इसके साथ अन्याय कर ही नहीं पाएगा। और हम बोल ही रहे हैं कि गाय हमारी माता है, बिल्कुल, लेकिन इसका सरकारी तमगा देने के लिए हम कहें कि साधु संत पूरे देश में, मध्य प्रदेश में यात्राएं निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए उनका अपना अलग है, अलग भी हो। देखिए, साधु संत महात्माओं की आत्मा बसती उसमें, हमारी भी आत्मा उसमें बसती है, और उनके निर्देश और उनकी समय समय पर मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि इस विभाग मिलने से मेरे बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद मुझे मिल जाता। मैंने एक उदाहरण मैंने कल भी दिया था, मैं आपको आपके माध्यम से एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ। दादा गुरु हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की,
मैं संयोग से एक दिन जा रहा था डिंडोरी, और मुझे मालूम चला कि दादा गुरु की यात्रा आ रही है पैदल। वो बहुत तेज चलते, उनके डीजे और ये सब बजते रहते, 100 200 500 लोग उनके साथ चलते। मेरे अंदर जागा कि नहीं यार, हम मुझे इनके दर्शन करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की और मैं रुक गया कि भी 5-10 मिनट में पीछे से आ रहे होंगे तो इनसे ज़रूर आशीर्वाद लेंगे। तो वो आए तो मैंने प्रणाम किया तो उन्हें आशीर्वाद दिया और वो निकलने लगे। तो उनके साथी था, कोई सहयोगी था, उसको मालूम होगा कि मैं पशुपालन मंत्री, तो उन्होंने कहा ये पशुपालन मंत्री हैं। तो उन्हें गाड़ी अब रुक गए, डीजे बंद कराया, जो चल रहा था वो बंद कराया। मुझसे 15 मिनट उन्होंने वहाँ बात की और सब गाय के बारे में बात थी सारी। जो योजना आज है मैंने उनको उस दिन बताई कि मैं ये सब कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, वो कहा ये आप काम इतना अच्छा कर रहे हो, आपकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जिस दिन धरातल पर आ जाएगा तो आपको गौ माता तो आशीर्वाद देगी, सारे साधु संत महात्मा सब आशीर्वाद देंगे। इस बात से साफ समझ में आता है कि साधु संतों का कितना जुड़ाव है गौ माता से, और मुझे आशीर्वाद उनका हमेशा इसलिए मिलता रहता कि मैं उस विभाग का मंत्री हूँ। और जैसे हमने जो गौपालन का मैंने कहा ना, नाम माननीय मुख्यमंत्री ने बदला। मुझे जब मैं जाता था किसी भी संत महात्मा से मिलने तो एक बात ज़रूर कहते थे कि यार भैया माननीय मंत्री जी, इसको पशु मत कहिए गौ को, आप गौ अलग कर दीजिए, गौ पालन कर दीजिए उसको। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। तो आपको याद होगा जो हमारा अभी कुछ दिन पहले एक संगोष्ठी सम्मेलन हुआ था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और विभाग का हमने नाम। तो लगे हाथ ये भी खुलासा कर दीजिए कि आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बन रहे हैं, तो आपको पहले सूचना मिल गई थी, लेकिन विभाग कौन सा मिलने वाला है, ये आपकी दिलचस्पी थी, आपके मन में था, या फिर संयोग था कि आपको पशुपालन मिल गया? देखिए, ये आपने बात रखी। मुझे तो लगता है कि जो कुछ भगवान तय करता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे दिया जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, विभाग कभी कोई मांगने नहीं जाता। कई बार इंटरेस्ट पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछते। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद और आभार करता हूँ, उन्होंने मुझे इतना अच्छा विभाग दिया जहाँ काम करने की गुंजाइश है, साधु संत महात्माओं से मिलने की गुंजाइश है। मैं सच कह रहा हूँ ईमानदारी से, जब कहीं यही जानना चाह रहा हूँ ईमानदारी से, आपके मन में पशुपालन ही था या फिर और कुछ आपकी इच्छा थी? मैं तो उससे जुड़ा ही हुआ हूँ। मैं आप एक तो किसान परिवार से आता हूँ मैं, और उस परिवार से आता हूँ जहाँ पर गाय बैल भैंस से सब कुछ होता रहा, खेती होती रही, उसी से हम लोग आगे बढ़ते रहे, जानते रहे, करते रहे। बहुत जब बचपन में छोटे थे तब भी यही देखा है, और देखते देखते यहाँ तक बड़े हैं। और बढ़ने के साथ साथ फिर ऊपर वाली कृपा से मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी हूँ, तो वहाँ पर भी कृषि से ही जुड़ा रहा और पशुपालन से भी जुड़ा रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेज में हम सबको ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई गई, उसी से मैंने MSc की है। तो मेरा कभी उसे साथ नहीं छूटा। और उसके बाद मैं स्टेट बैंक में रहा, तो स्टेट बैंक में रहने के साथ साथ सरकार की योजनाओं के माध्यम से मैंने हजारों, मतलब हजार नहीं कह रहा मैं, हजारों जानवर, मतलब जानवर नहीं कहें तो भैंस बैल गाय बकरियां, ये सब खरीदने का अवसर भी मिला। उसमें कमेटी में था मैं, तो हर हफ्ते में हम दो या तीन बार जाते। कह सकते हैं संयोग है कि जो मन में था, जो इच्छा थी, प्रभु ने वही इच्छा पूरी कर दी। और अब हम सरकार की बात करें तो 2 साल में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, आपने विभाग को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जो आपने प्लानिंग की थी 2 साल को लेकर, उसमें कितने आगे बढ़े हैं आप? अपने आप को कितने नंबर देंगे? नहीं, नंबर देने का काम मेरे नहीं, नंबर देना काम जनता का है, दूसरे लोगों का है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं संतुष्ट, पूर्णतः संतुष्ट हूं, क्योंकि ये योजना जो हम लेके आए, जैसे आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 20 रुपये से 40 रुपये किया। गौ सेवा जो लोग कर रहे हैं, 20 रुपया मिलता था पहले प्रतिदिन प्रति गाय, उसको 40 बढ़ा कर दिया। 1 अप्रैल से लोगों के खाते में जाने लगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक निर्देश दिए कि हर महीने DBT के माध्यम से लोगों के खाते में पैसा पहुँचना चाहिए, और हम पहुँचाना शुरू कर दिया हमने अप्रैल से। हम हर महीने किसी भी तारीख को तय कर लेते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, या मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, या हम लोग सिंगल क्लिक से हम लोग एक साथ पैसे डाल देते। तो हम लोगों ने काम तो बहुत सुधार करने का काम प्रयास किया है, और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ
कि ऊपर वाले ने जो कृपा हो रही होगी मेरे, कभी पता नहीं कौन से पुण्य कर्म है कि मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत जिम्मेवारी के साथ ये फिर भी कोई मन में मलाल हो, ये छूट गया, अब अगले साल के लिए ये टारगेट है? नहीं, बिल्कुल मलाल नहीं, इसको लक्ष्य कहते, मलाल नहीं कहते। मलाल तो उसको कहते जो चीज़ हम कर ही नहीं पाए, दूसरों ने मुझे याद दिलाया कि यार ये काम आपने नहीं किया, तो जरूर लगता है यार हाँ यार ये काम छूट गया। मलाल नहीं, मैंने तो जो सोचा था वो मैं करता जा रहा हूँ, और ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं जो लक्ष्य लेता हूँ, लक्ष्य भगवान पूरा करा देता है। और जैसा उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है स्वावलंबी गौशालाएँ। और ये स्वावलंबी गौशालाएँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अभी आने वाली बरसात के पहले जितनी हम कंप्लीट कर, कोशिश से मेरी कम 10 कंप्लीट हो जाएं, तो उन 10 जिलों में जहाँ ये बनेंगी वहाँ के गौवंश व्यवस्थित हो जाएगा, सड़क पर नहीं दिखेगा आपको। आप एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं गांधी जयंती से, जरा संक्षेप में उसके बारे में बताइए। निश्चित रूप से दुग्ध संपर्क समृद्धि संपर्क जो परियोजना, उसमें हम ये कर रहे हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि लोग पशुपालन तो करते हैं, लेकिन उसकी बारीकी, हर चीज़ की एक बारीकी है। कोई व्यापार करते हैं तो उसकी बारीकी, कोई उद्योग चलाते तो उद्योग तो लगा सकते हैं, उसकी बारीकी जो होती है वो करने वाला समझता है। तो इसकी जो लोग हमारे गांव में लोग पशुपालन करते हैं उसमें बहुत सारी बारीकियां भी हैं, जिसके कारण कई बार नुकसान हो जाता है आदमी को। तो अभी हमने एक संपर्क चलाने का काम किया है, जिसमें अभी पहले चरण में हम 10 या 10 से अधिक जो पशुपालन पालक हैं उनके पास जाके हमारा स्टाफ, चाहे वो मैत्री होगा, ABF होगा, डॉक्टर होगा या दूसरा स्टाफ, वो जाके उससे मिलेगा। मिलने के बाद उससे परिचर्चा करेगा, उसको ये जानकारी देगा कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, अगर ऐसे लक्षण दिखे तो ऐसी ये इलाज आपको कराना है, फलाने से संपर्क करना है। अगर मान लीजिए दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जैसे साइलेज खिलाएंगे आप तो बढ़ेगा, ये दवाई देंगे तो आप ऐसा होगा, ये आपको दाना देना चाहिए तो इससे उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको जानकारी देना। इसके साथ जब दूसरा चरण चलेगा तो हम 5 से 10 के बीच जो उनके पास पशु उनके पास जाएंगे, और फिर इंडिविजुअल जिनके पास एक गाय भैंस या जो भी गौवंश है उसके पास हम जा करके उससे मिलेंगे और उसको जानकारी देंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूँ, शायद मैंने अभी पहले बात की थी कि अगर एक गाय का हीट एक निकल जाए या भैंस का एक हीट निकल जाए, हीट मतलब जब वो क्रॉस होने के लिए होती है तो उसको हीट कहते हैं, अगर एक हीट निकल जाए तो अगले 1 महीना 1.5 महीना तक वो गाय जब तक फिर से नहीं आएगी तो उसका आपका नुकसान 1-1.5 महीना पीछे हो गया, और उस 1-1.5 महीने का खर्चा, उसका दूध जो मिलना था वो नहीं मिला, तो अगर उसको हम देखें तो 1000 रुपये में वो होता है। ये नुकसान तो आपको हो जाता है। ये एक पशुपालक बहुत सारी चीज़ें ये बारीकी नहीं समझ पाता, तो इन सब चीज़ों का उनको ध्यान दिलाना, जानकारी देना। और पास में जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी, हमारी 1962 है, आप फ़ोन करो तो आपके पास वैन के साथ दवाइयों के साथ डॉक्टर पहुंचता है और आपकी जानवर का इलाज करता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है, चाहे वो किसी भी वंश के लिए हो, भैंस वंश हो, गाय वंश हो, बकरी हो, जो भी है, इनका इलाज करने के लिए अभी हमारे पास एक ब्लॉक में एक है वैन है जो कॉल अटेंड करते हैं और उसको वहाँ पर इलाज। तो ये जो तमाम प्रक्रिया चल रही है, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से सोने की कीमतों में उछाल आया है, अभी हम वर्तमान में बात करें तो अभी भी कई गाय भैंस जो हैं वो लाखों में हैं, तो ये तमाम प्लानिंग सक्सेस होती है, तो जैसे कि सोने के दाम चढ़े हैं, गाय की भी कीमत इसी तरह बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बढ़ेगी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले हमारे इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय ललन सिंह जी, उनने एक अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से सारे देश के पूरे पशुपालन मंत्री और सेक्रेटरी PS को जोड़ा था। अभी हम पर 2 दिन पहले थे, तो जो ने अपना प्रेजेंटेशन रखा विभाग ने कि हम क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार की मंशा के साथ साथ लोगों को कैसे इससे जोड़ें, कैसे उसको बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें, वो नई चीज़ें बिल्कुल ला रहे हैं। जैसे अगर कोई बिल्डिंग नहीं है, बैठने को जगह नहीं होगी, तो डॉक्टर क्या करेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, बाकी चीज़ें ठीक हों, इलाज उसका ठीक हो, और कैसे हम उसको दुग्ध उत्पादन, ये सारी योजना उन्होंने बनाई है जिससे हम लोग जुड़े थे और बहुत सारे सुझाव सबसे मांगे, हम लोग सुझाव दिए। तो इसकी गंभीरता इसलिए समझ में आती है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के हमारा राज्य का नेतृत्व सब इससे जुड़े हुए हैं और इसको और अच्छा, बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर के काम करेंगे तो ये अच्छे परिणाम देगा। बिल्कुल, और अच्छे परिणाम आए, और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 2 कदम आगे बढ़े हैं, 4 कदम और आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।